बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और दोनों डेवलपमेंट्स गैर मामूली नौयत की हैं। एक तो नाज़रीन जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाया जाए। इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन, जब अभी अदालत ने फैसला नहीं सुनाया था, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हुए थे। सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालत से यह कहा गया था कि सिक्योरिटी फराहम इसलिए नहीं की जा सकती कि फ़ौज जो है वो बॉर्डर पर मसरूफ़ है और इसके साथ साथ मुल्क भर में ऐसे खुफिया ऑपरेशन शरपसंदों के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ जारी है, जिन पर हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कमरा अदालत में ये कहा था, ओपन कोर्ट में कहा था कि हम इस प्रोसीडिंग को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो लिहाजा सेक्रेटरी दिफा से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं आप बंद लिफाफे में उसे हमें दे दें, हम उन रिपोर्ट्स को देख के आपको वापस कर देंगे। यानी चीफ साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में जो इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कहा गया सेक्रेटरी दिफा की तरफ से, जो चैम्बर में समाअत का कहा गया, इस इस्तदा को चीफ जस्टिस ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये डेवलपमेंट हुई है कि अचानक से इस केस की कार्रवाई को चैम्बर में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी जो नोटिस जारी किया गया है गवर्नर स्टेट बैंक को किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक के साथ जो दूसरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं स्टेट बैंक के, उन्हें नोटिस किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना को नोटिस किया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना के साथ जो वजारत ख़जाना के दूसरे नंबर पे सीनियर ऑफिसर हैं, उन्हें नोटिस किया गया है। लेकिन इन्हें चैम्बर में बुलाया गया है। अब अचानक से इस केस की कार्रवाई को चैम्बर में क्यों मुंतकिल किया गया है, इन कैमरा कार्रवाई क्यों होने जा रही है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए, और उस बिल को नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। अब वो बिल सदर साहब के पास गया था। सदर साहब ने उस बिल पे दस्तखत नहीं किए, कुछ एतराज़ात लगाए। एतराज़ात लगा के उस बिल को वापस नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। पार्लियामेंट ने उस पर यह किया कि 10 अप्रैल को इजलास बुलाया गया, ज्वाइंट सेशन, और ज्वाइंट सेशन में वो कानून जो है दोबारा से जो सदर साहब ने वापस भेजा था उसको अप्रूव करके सदर साहब को वापस भिजवा दिया। तो 10 अप्रैल के इस इजलास के बाद अब सदर साहब के पास 10 दिन थे इस बिल को मंजूर करें ना करें, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये बिल जो है ये कानून बन जाना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो दो दरखास्तें दायर हुई, एक राजा अमीर खान की तरफ से, दूसरी चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से, और तीसरी दरखास्त कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी शाफे मुनीर की तरफ से, जो कि लाहौर के रहायशी हैं। और ये हुस्न इत्तफाक है कि तमाम एप्लीकेंट जो हैं इनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, अपना लाहौर से है। और इसके जो वकला हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब और जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है। तो ये दरखास्तें दायर हुई। आज इन दरखास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए लगा दिया गया। और मेरी रिपोर्टिंग की हिस्ट्री में कोई 15 साल सहाफ़त की और 12 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में ये पहली मरतबा है कि एक कानून अभी बना नहीं और उस कानून के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं उन्हें ना सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया बल्कि 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। अब 8 रुकनी लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है नाजरीन, अब इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट किया, अब मैं ट्वीट भी आपको बता देता हूँ। अब सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है कि ये बेंच जो है चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया है, फैसले अभी से सुनाना शुरू कर दिए गए हैं। अब ये मैंने ट्वीट किया, मैंने इसमें कोई मुतनाज़ा बात नहीं लिखी। चीफ जस्टिस बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजवजा बिल पर दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कल मुजवजा बिल पर समाअत करेगा। अब इसमें कौन कौन से जज साहबान शामिल हैं? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वही साहब। यानी अब ये 8 जजेस का बेंच बनाया गया है। इसमें जस्टिस काजी फाइसा को शामिल नहीं किया गया, कल उनकी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी। सरदार तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया, मंसूर अली शाह को शामिल नहीं किया गया, या अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान हैं। ये जो धड़े की बात की जाती है कि चीफ साहब के धड़े में जो एक तासुर लिया जाता है कि 8 जजेस चीफ साहब के साथ हैं, 7 जजेस जो है दूसरे धड़े में हैं, तो गालिबन अब सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है इस बेंच की कंपोजिशन के हवाले से, ऑल लाइक माइंडेड सो नो चांस ऑफ डिसेंटिंग नोट, यानी अब इस बेंच में से कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। यानी ये कहा जा रहा है कि इख्तलाफी जजेस को इस बेंच से निकाल दिया गया है और लाइक माइंडेड जजेस को शामिल किया गया है। अगला जवाब, टोटल हम ख्याल ग्रुप।
और नीचे एक गज़न साहब हैं, उन्होंने कहा कि होन आराम है, ये मुझे उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और इफ्तिखार चौधरी की वित्त को हौसला देना, वो कह रहे थे कि सफ़ेद झंडा जो है दिखा दिया गया है। और आगे एक और जनाब ने लिखा कि ये सारे जजेस तो एक ग्रुप के हैं, दूसरे का एक बंदा भी शामिल नहीं किया, फैसला 8-0 से होगा, देख लीजिएगा जनाब। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट 8-0, सारा बेंच ही अपना डाला है, 5 मिनट में केस डिसाइड होगा। नतीजा भी सुन लो, 6-2 से बिल उड़ा देंगे। अब मुझे नहीं पता कि 2 इन्होंने किधर शामिल किए हैं। जो बिल अभी मंजूर नहीं हुआ और ना ही नाफिज अमल हुआ है, उस पर समात कैसे? माशाल्लाह सारे एक ही ग्रुप के जजेस, और 8-0 फिर लिख दिया गया है। और इसी तरीके का नाज़रीन एक और ट्वीट हुकूमत के एक सेनेटर ने भी किया है। वो क्या लिख रहे हैं, मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूँ कि अब तो बेंचेस की कंपोजिशन से लोग अंदाज़ा लगाने लगे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलेक्शन जितवाने में इस हद तक चली गई है कि जो बिल अभी कानून बना ही नहीं, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और इन जज साहबान को भी बेंच में डाला है, जिन पर केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहे हैं। नवाज शरीफ को अगर इलेक्शन से बाहर रखा गया तो ऐसे इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये अफनानुल्लाह खान कह रहे हैं, जो कि सेनेटर है मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से। तो ये एक मामला जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर की, लोगों ने पहले ही रिजल्ट दे दिया है कि होने क्या जा रहा है। अब आ जाते हैं जो अचानक से इलेक्शन से मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स आई थी इलेक्शन कमीशन की, उस पर तो ओपन कोर्ट में जैसे माजी में होता रहा समाअत का इम्कान था, और जैसे चीफ साहब ने खुद इस केस की समाअत करते हुए ऑब्जर्वेशन दी थी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम इस केस को, इस समाअत को इन कैमरा नहीं लेके जाएंगे, आप बंद लिफाफे में चीज़ें दें, हम उनका जायज़ा ले लेंगे। वो सिक्योरिटी के हवाले से थी नाज़रीन, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो सिक्योरिटी के हवाले से थी, खजाना के हवाले से जो वजाहत देने के लिए, जो सवालों का जवाब देने के लिए सेक्रेटरी खजाना आए थे, ओपन कोर्ट में उनसे सवाल पूछे गए। तो ये जो मामला जिस पर अभी अदालत ने नोटिस दिया है, ये फंड्स के हवाले से है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड वफाकी हुकूमत को जारी करने का हुक्म दिया गया था। तो अब फंड्स के मामले के ऊपर अचानक से इस समाअत को इन चैम्बर मुकम्मल मुंतकिल करना, चैम्बर में लेके जाना, इस पर अब जाहिर सी बात है कि सवालात उठेंगे। लेकिन ये क्यों ले जाया गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, मुमकिन तौर पे उस पर बात करने से पहले ये जो 3 सफ़ात का लेटर नोटिस जारी किया गया है, उसके मंदरजात आपके साथ पहले शेयर कर रहे हैं। ये नोटिस नाज़रीन अटॉर्नी जनरल को किया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को किया गया है, डायरेक्टर लॉ जो हैं इलेक्शन कमीशन के उन्हें किया गया है, सेक्रेटरी फाइनेंस को किया गया है, सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ जो वजारत खजाना के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं सेक्रेटरी खजाना के नीचे उन्हें किया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस किया गया है, और गवर्नर स्टेट बैंक के जो दूसरे सीनियर ऑफिसर हैं गवर्नर स्टेट बैंक के बाद, उन्हें भी नोटिस करके बुलाया गया है। अब ये नोटिस किया गया है नाजरीन नूर मुस्तफ़ा शाह, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, और ये अपने नोटिस में ये लिखते हैं कि मुझे ये हुक्म दिया गया है, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट, कि आगाह करूं, आपको बताऊं कि 4 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर कुछ दस्तावेजात उब्लीग रिपोर्ट जो हैं वो अदालत उज़्मा में जमा करवाई गई हैं। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 नाज़रीन बड़ा अहम है, लेकिन उससे पहले इसमें ये लिखते हैं नोटिस में नूर मुस्तफ़ा साहब कि अदालत ने 4 अप्रैल को वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के सिलसिले में 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर को यह भी कहा कि 10 अरब तक अगर फंड जारी नहीं होते तो 11 अप्रैल को आप फंड से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अब पैरा 3 ये चीदा जो अहम मंदरजात हैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत की तरफ से अदालत का जो फैसला था उस पर अमल नहीं किया गया, अदालती फैसले की हुक्म अदूली की गई है, और फिर आगे लिखा गया है कि हुक्म अदूली के जो नताइज हैं वो सेटल यानी तयशुदा हैं और मालूम है, नोन है, यानी सबको पता है कि हुक्म अदूली के नताइज क्या होते हैं, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना। आगे लिखा गया है कि हर शख्स जो हुक्म अदूली पर उभारे, यानी जिन्होंने हुक्म अदूली की है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने हुक्म अदूली पे उभारा है, जिन्होंने हुक्म अदूली पे की हौसला अफजाई की है, वो भी काबिल एहतसाब हैं, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब जो है अपने नोटिस में लिख रहे हैं, जो उन्होंने मुतलका हुकाम को लिखा गया है। आगे पैराग्राफ नंबर 4 यानी जो पैरा 3 है उसमें नाजरीन जो गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, गवर्नर स्टेट बैंक के नीचे जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया है, सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना को बुलाया गया है। इस पैरा नंबर 3 में उन सरकारी हुकाम को आप यूं कह दें कि बता दिया गया है कि अगर आपने आके रिपोर्ट नहीं दी, फंड जारी करने के हवाले से अदालत को मुतमिन ना किया और फंड जारी ना किया गया तो फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई से आप नहीं बच सकते। तो पैराग्राफ नंबर 3 में अदालत ने जो है वो इन हुकाम को जो बुलाया है उन्हें डरा दिया है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपसे हम फंड्स के हवाले से पूछेंगे। और यहाँ पे बता दूं कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस नोटिस के आगाज़ में कहा गया है, बल्कि वो पैराग्राफ 4 भी आ रहा है, वो आपको पढ़ देता हूँ कि हुक्म अदूली के बाद उन्होंने कहा कि हुक्म अदूली तो हुई है,
लेकिन वक्त पर इलेक्शन का होना सबसे ज़्यादा अहम मामला है। वक्त पर इंतखाबात आईनी तकाजा है, ये नोटिस में लिखा गया है। इसलिए फ़ंड जारी करने का जो मामला है वो ज़्यादा अहम है कि बजाय इसके कि जिन्होंने कंटेम्प्ट की है, अदालत का हुक्म नहीं माना, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जो असल कंटेमनर हैं, जो इस नोटिस से बजाय लगता है कि उन्हें अभी साइड पे रख दिया गया है, अभी ये जो फंड जारी करने वाले लोग हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 3 में उन्हें डरा दिया गया है, उन्हें मुतनबे कर दिया गया है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो प्रीमा फेशी होगी। जिन्होंने कंटेम्प्ट की है इन्हें भी कह दिया गया है कि आपने आके अदालत को सेटिस्फाई करना है कि फ़ंड जारी क्यों नहीं किए गए। और आगे जो अगला पैराग्राफ है उसमें नाज़रीन फिर ये लिखा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक अदालत में पेश हों, जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं उनके बाद वो भी पेश हों, 14 अप्रैल को चैम्बर में आएँ, साथ में रिकॉर्ड लेके आएँ कि जितने भी फंड्स हैं, जितनी रकूम्स हैं, जितना पैसा पड़ा है जो कि वफाकी हुकूमत का है, वफाक का है और स्टेट बैंक के कंट्रोल में है, तमाम ये रिकॉर्ड आप तफसीलात लेके आएँ और अदालत के सामने पेश करें। अब सुप्रीम कोर्ट ये तमाम जो वफाक का पैसा है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा है जो स्टेट बैंक में पड़ा है, इसकी तफसीलात मांग सकती है, तफसीलात के साथ रिकॉर्ड भी कह सकती है। लेकिन आज अखबार में खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंस क्या हैं, मराद क्या हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने देने से जो है वो इनकार कर दिया है। और ये किसने मांगा था? ये एक जियो फैक्ट नामी एक सेगमेंट है जियो न्यूज़ का, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी और ये मांगी गई थी जो एक इन्फॉर्मेशन हासिल करने का कानून है उसके तहत। तो कहा यह गया कि इस कानून का इतलाक जब सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होता, तो कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक से ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि अवाम का पैसा है, हालांकि जजेस की तनख्वाहें भी अवाम के पैसे से जाती हैं, लेकिन स्टेट बैंक से तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर जजेस की तनख्वाहें और मराद देने के हवाले से जो एक लेटर था उसको रद्द कर दिया गया और ये तफसीलात देने से इनकार कर दिया गया। आगे चलते हैं नाजरीन। अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप अदालत में पेश हों। सेक्रेटरी खजाना को कहा गया है, सेक्रेटरी खजाना के बाद सीनियर मोस्ट ऑफिसर वो एडिशनल सेक्रेटरी खजाना होते हैं, उन्हें भी कहा गया कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ। ज़ाहिर सी बात है ये रिकॉर्ड भी फंड्स के हवाले से, रकूम के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, पैसे के हवाले से मांगा गया है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ जो डायरेक्टर लॉ हैं उन्हें भी बुलाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक इन्हें चैम्बर में क्यों बुलाया गया? जब खुद चीफ साहब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे तो अब अचानक से इस समात को चैम्बर में क्यों मुंतकिल कर दिया गया? तो इसकी बाज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है कि अदालत ने अब उंगली टेढ़ी करने का फैसला किया और बाकायदा हिकमत अमली बनाई है कि अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई में गए तो इलेक्शन का मामला इल्तवा में जा सकता है, लटक सकता है, इलेक्शन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ंड का इजरा ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इन्हें बुला के जो है वो फ़ंड जारी करवाए जाएं और चैम्बर में बुलाने का मकसद ये लगता है कि इन्हें रिप्रीमेंट किया जाएगा, इनकी सरजनिश की जाएगी, इन्हें सनब किया जाएगा कि ताकि किसी तरीके से अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जा सके और फ़ंड का इजरा किया जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़ंड जारी हो सकेंगे? क्या ये लोग चैम्बर में जाके फ़ंड जारी करने के हवाले से अदालत को मुतमिन कर सकेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। तो 14 अप्रैल तक जो है इस केस की समात को जो है वो 14 अप्रैल तक ये तमाम तफसीलात मांगी गई हैं। और फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवा सके तो सुप्रीम कोर्ट का बतौर इदारा जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियाँ जारी रखे हुए हैं और पोलिंग स्कीम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली है। 297 हलकों के जो है वो 52,000 पोलिंग स्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी पोलिंग स्कीम जो है वो तैयार की है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और जो हमें आज हमारे ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।